हेलो एवरीवन, मैं मृदुल कुमार पांडे इस वीडियो लेक्चर में 1857 के बाद आने वाले एक्ट की बात करने वाला हूँ। ये वीडियो लेक्चर स्पेशली मैंने बनाया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बारे में। ठीक है, क्या होता है, 1857 की क्रांति होती है। उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में ख़त्म हो जाता है और शासन किसका स्टार्ट होता है? क्राउन रूल स्टार्ट होता है। वैसे तो गुलाम तो हम तब भी थे, पहले भी और बाद में भी गुलाम ही रहे, पर इस बार हम ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गए। पहले भी सारे एक्ट्स जो लाती थी वो ब्रिटिश पार्लियामेंट लाती थी, लेकिन उसको इनेक्ट कौन करता था, उसको लागू कौन करता था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उसको लागू करती थी। लेकिन अब वो एक्ट्स, वो अधिनियम लाएगी ब्रिटिशर्स ही, ब्रिटिश पार्लियामेंट ही, और उसको लागू भी, उसको इनेक्ट भी ब्रिटिश पार्लियामेंट ही करेगी भारत में। ओके, क्या हुआ है, 1833 तक हर बार 1773 में जैसे अगले 20 सालों के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेड और वो एडमिनिस्ट्रेटिव मोनोपोली को बढ़ा दिया गया। ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। तो यहाँ पे हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव मोनोपोली की बात कर रहे हैं। 1813 में भी बढ़ाया गया एडमिनिस्ट्रेटिव मोनोपोली को 20 सालों के लिए, फिर 1833 में भी 20 सालों के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव मोनोपोली को बढ़ाया गया। बट 1853 में इन लोगों ने कोई निश्चित काल निर्धारित नहीं किया, कोई एक डेफिनेट टाइम पीरियड नहीं दिया कि इतने समय के लिए हम इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव मोनोपोली को बढ़ा रहे हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो मतलब ये चीज़ पहले से थी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से एडमिनिस्ट्रेशन इनको लेना था अपने पास। और 1857 का जो रिवॉल्ट था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की इनकैपेबिलिटी का एक प्रूफ था बहुत अच्छा, जिसका सहारा लेके ब्रिटिश क्राउन ने भारत में शासन स्टार्ट करा। और एडमिनिस्ट्रेशन जब ब्रिटिश क्राउन स्टार्ट करती है उस समय वहाँ पे प्रधानमंत्री होते हैं पामस्टन जी, और वहाँ पे क्वीन होती है विक्टोरिया। ठीक है, उस समय भारत में जो वाइसरॉय थे, एक्चुअली उस समय गवर्नर जनरल थे जब रिवॉल्ट हुआ था 1857 का, उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं ना। तो ब्रिटिशर्स ने बोला, ब्रिटिश क्राउन ने बोला ऐसा, वो खुद तो नहीं आई क्वीन। हुआ क्या, लॉर्ड कैनिंग ने भारत में इलाहाबाद में, उस समय इलाहाबाद था, इलाहाबाद में एक रॉयल पैलेस में एक भाषण दिया। उन्होंने क्वीन के बिहाफ पे, क्वीन के बदले भाषण दिया यहाँ पे इंडिया में, और उन्होंने कहा दिस एक्ट इज़ द एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस इन इंडिया। हम भारत में अच्छे शासन व्यवस्था को सेटअप करना चाहते हैं और इस उद्देश्य के साथ हम लोगों ने ये कानून लाया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, अब आगे वो बताते हैं इस कानून के बारे में। और वैसे इस कानून को प्रेजेंट किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाने वाले कानून, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आएगा इसको तैयार किया, प्रेजेंट किया था लॉर्ड स्टैनली ने। ठीक है, तो ये जो मैं आपको बता रहा था अभी कि रॉयल पैलेस में अनाउंसमेंट की लॉर्ड कैनिंग ने, ये हुई थी 1 नवंबर 1858 को, 1 नवंबर 1858। ओके, अब इसमें क्या हुआ कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर तो क्राउन के पास चला गया, और क्राउन का रिप्रेजेंटेशन इंडिया में कौन करेगा? वाइसरॉय। अब तक जो सबसे ऊंची पोस्ट थी वो थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, है ना। अब वो पोस्ट बदल के हो गई वाइसरॉय। क्यों? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में होते थे, लेकिन वाइसरॉय रिप्रेजेंटेटिव है। किन के रिप्रेजेंटेटिव है? क्राउन के। क्राउन रूल जो है ना उसके रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया में। तो अब देखिए ये सिस्टम कैसा हुआ। पहले, बहुत पहले स्टार्टिंग में हम लोग जाएंगे 1773 में क्या हुआ था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होते थे। पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बने थे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को चेंज करके कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और उनको कौन सी पावर दे दी गई? उनको दे दी गई स्टेट्स के लिए जो एक्ट बनते थे, लेजिस्लेटिव पावर्स जो थे वो सेंट्रलाइज किया गया था और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दिया गया था। और वो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने? लॉर्ड विलियम बेंटिक। किस साल में बने ये आप कमेंट सेक्शन में बताओगे तो आपका भी रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो अब उसी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को चेंज करके कर दिया गया वाइसरॉय। ठीक है, अब आगे क्या रूल्स आए? एक हमने पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 में आई थी, पिट्स इंडिया एक्ट, है ना। तो उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनी थी।
क्या होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये मैंने पहले ही बताया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है एडमिनिस्ट्रेशन के काम को कंट्रोल करती थी, इसलिए उसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो होते थे वो बिजनेस रिलेटेड सारे काम को देखती थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रेड था उस पर नज़र रखती थी। ठीक है, तो अब इन दोनों को अबॉलिश कर दिया गया, क्योंकि ये तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ही हिस्से थे। लेकिन अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करना था, और वो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन थी, प्राइवेट कंपनी थी, तो दे हैव टू टेक केयर ऑफ देयर ट्रेड एंड एवरीथिंग। और अब यहाँ पे शासन हो रहा है ब्रिटिश क्राउन का, तो इसलिए इन दोनों को अबॉलिश कर दिया गया, जो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत आए थे भारत में। गवर्नर जनरल को वाइसरॉय बना दिया गया है। ये सारे पॉइंट्स इस स्लाइड में नोट हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब क्या होता है, लॉर्ड कैनिंग बन जाते हैं हमारे पहले वाइसरॉय। ठीक है, स्टेट आगे चल के बनता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अब देखिए, समझिए इस चीज़ को, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या है। ये जो स्लाइड है इसको आप पढ़िएगा बाद में, इसके आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें जो भी लिखा है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे से। क्या होता है, इंग्लैंड में, ब्रिटेन में भारत का सचिवालय तैयार होता है, उसको बोलते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है भाई, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या काम करेगी? भारत में कानून व्यवस्था कैसी होगी, भारत में शासन कैसे किया जाएगा, इसका निर्धारण कौन करता है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इसको निर्धारित करके बोलते हैं वाइसरॉय को, और वाइसरॉय उन कानून को इंडिया में इम्प्लीमेंट करते हैं। अब ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तो है। अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का चेयरमैन कौन होगा? जो ये बिल को लेके आए थे, कौन लेके आए थे? हमने पीछे देखा, सेकंड वाली पॉइंट आप देखिए, लॉर्ड स्टैनले। ठीक है, तो लॉर्ड स्टैनले जो है ये इसके पहले चेयरमैन बनते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के। ओके, अब क्या हुआ, इंडिया में वो लॉ आता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के थ्रू होके, जिसको वाइसरॉय इम्प्लीमेंट करते हैं इंडिया में। अब इंडिया में कामकाज जो है, प्रशासन कैसा चल रहा है, इसका रिपोर्ट जो है वाइसरॉय देते हैं कि इसको सेक्रेटरी ऑफ इंडिया को, दैट इज़ ब्रिटिश पार्लियामेंट में है जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, आप समझ लो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया समझ बोल लो, जो चेयरमैन है उसको, तो चेयरमैन को यही सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ही बोलते थे। ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में वो ये बैठते थे। अब ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के जो चेयरमैन होते हैं ना, ये एक्चुअली वहाँ के ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो कैबिनेट होता है, कैबिनेट आप समझते हो ना, जो मंत्रालय, उस मंत्रालय के एक मिनिस्टर होते थे। तो स्टैनली भी उस मंत्रालय में थे, एक सदस्य थे उस मंत्रालय के। तो क्या होता है कि जो वाइसरॉय भारत में रूल कर रहे हैं वो यहाँ की रिपोर्ट भेजते थे वहाँ पे जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के, जो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया होते हैं, जो चेयरमैन होते हैं उनको, और वो इस रिपोर्ट को आगे भेजते हैं क्राउन के पास। ठीक है, ये इस पॉइंट में मेंशन्ड है, आप इसको देखो समझ जाओगे। वाइसरॉय रूल्स इन इंडिया एंड गिव रिपोर्ट टू सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर हैं, हु फर्दर गिव दैट रिपोर्ट टू द क्राउन। अब इनको एडवाइस करने के लिए एक एडवाइजरी बॉडी बनती है, काउंसिल ऑफ इंडिया, 15 सदस्यों की। इनका क्या काम था? असिस्ट करना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स को। अब क्या हुआ ना, नेक्स्ट पॉइंट आप देख रहे हैं, मुगल पेंशन ऑल्सो एंडेड अ कंप्लीट मुगल एंड ऑफ मुगल्स। अब ये कंप्लीट एंड ऑफ मुगल्स कैसे होता है? बहादुर शाह थे 1857 तक आखिरी मुगल रूलर। अब हम हिस्ट्री में अगर जाके देखते हैं, 11 मई की तारीख थी, सुबह सुबह सिपाही आते हैं बहादुर शाह के पास कि आप हमारा रिप्रेजेंटेशन करो इस वॉर में, आप हमारे एम्परर, उनको डिक्लेयर कर दिया जाता है। और वो उस समय तत्कालीन पेंशनियर थे ब्रिटिशर्स के। तो ब्रिटिशर्स के पेंशनियर होके बहादुर शाह जो हैं ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ इस संग्राम में जो है, इस संग्राम को लीड करते हैं। किसको? 1857 की क्रांति में सिपाहियों को लीड करते हैं बहादुर शाह, नेतृत्व करते हैं पूरे भारत का। तो इसके चलते उनको दे दिया जाता है, उनको काला पानी की सज़ा हो जाती है। उनको हुमायूं टॉम्ब से, वो छुपे रहते हैं हुमायूं टॉम्ब में, बाद में उनको पकड़ लिया जाता है और भेज दिया जाता है बाहर। तो इस तरह से मुग़ल साम्राज्य की समाप्ति हो जाती है। अब क्या हुआ, 1857 हुई तो लोगों में रोष था। अब उस रोष को अंग्रेज़ों ने क्रूरतापूर्वक दबाया। इस क्रांति को अंग्रेज़ों ने क्रूरतापूर्वक दबाया, लेकिन वो रोष, वो गुस्सा अंग्रेज़ों के लिए लोगों के मन में अब भी था। इसलिए पहले तो शासन को चेंज किया गया कि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, अब क्राउन रूल आएगा। वैसे रूल तो पहले भी क्राउन ही करती थी, एक्ट सारे क्राउन ही बनाती थी, बस इम्प्लीमेंट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी। पर लोगों के मन में यह बात बिठानी थी कि शासन बदला है।
तो अब जब शासन बदला है तो इनके गुस्से का, भारतीयों के गुस्से का मेन प्रमुख कारण क्या थे, मेन रीजंस ऑफ एंगर और डिससेटिस्फैक्शन इन इंडियंस? एक, उनके रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर करना। सबने वो केस तो सुना होगा, मंगल पांडे ने जो विद्रोह करा था, इनफील्ड राइफल्स वाला केस, है ना? तो ये तो एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है। ऐसे भी अफवाहें थे कि खाने में हड्डियाँ मिलाई जाती है जानवरों की इनके आटों में, और बहुत सारी ऐसी ऐसी अफवाहें थी, और कुछ सही बात भी थी कि ये लोग इंटरफेयर करते थे रिलीजियस मामलों में। या फिर जैसे एक अच्छा काम विलियम बेंटिक ने भी किया था, लेकिन लोगों को यह रिलीजियस इंटरफेरेंस लगा था, जैसे सती प्रथा को एबॉलिश करा था 1929 में, है ना? तो क्या होता है कि अंग्रेज बोलते हैं अब हम लोग रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे। भैया शासन बदल चुका है, ब्रिटिश क्राउन अब आप पे रूल कर रही है, और हम आपके रिलीजियस मैटर में तो इंटरफेयर करेंगे ही नहीं करेंगे। हम कोई और टेरिटरी एक्वायर नहीं करेंगे, कोई साम्राज्य नहीं अब और लूटेंगे, ठीक है, मतलब अपना साम्राज्य नहीं बढ़ाएंगे। और क्या बोलते हैं ये, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ख़त्म करेंगे। अब क्या है ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? ये होता है दत्तक पुत्र। दत्तक पुत्र बोलते हैं गोद लिए हुए पुत्र को। गोद लिए हुए पुत्र को अंग्रेज मान्यता नहीं देते थे। जैसे झांसी की रानी थी, उनका एक दत्तक पुत्र था, गोद लिया हुआ पुत्र था बेटा, जिसको अंग्रेज़ों ने मान्यता देने से मना कर दिया और कहा कि आप अपनी संपत्ति, अपना साम्राज्य इसके हाथ में देना चाहती हो, मैं इसको नहीं मानता कि यह आपका पुत्र है। और वो साम्राज्य उसके बाद अंग्रेज हड़प लेते थे। ये था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का रूल। तो इसकी भी समाप्ति हुई। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स थे 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के। इन दोनों पेजों का आप स्क्रीनशॉट्स ले लें, पीछे करके पॉज करके अच्छे से। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे 1861 का जो एक्ट आता है उसके बारे में। ओके।